Assalamu alaikum everyone, वेलकम टू दी फर्स्ट क्लास ऑफ CFAP 6 एडवांस ऑडिट। कोर्स शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे कोर्स में आता क्या क्या है, किस टॉपिक की क्या वेटेज है और हमें किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। तो बेसिकली ये बताता चलूँ कि जिस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में ऑडिट होता है, आप क्योंकि ऑब्वियसली आप सब फर्म में पहुंच चुके होंगे या इंडस्ट्रीज़ में होंगे, तो बेसिकली जिस तरीके से ऑडिट का आगाज़ होता है, जैसे ऑडिट होता है, फिर जैसे वो कंक्लूड होता है, कुछ स्पेशल तरीके के असाइनमेंट्स होते हैं, स्पेशल एश्योरेंस इंगेजमेंट्स होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, बट इन अ वेरी सीक्वेंस मैनर, यानी एक सीक्वेंशियल मैनर में चलना है हमें। ऐसे नहीं कि हमने ये टॉपिक उठा लिया, ये टॉपिक उठा लिया, ये कर लिया। वेटेज को भी ध्यान में रखना है, उसकी प्रैक्टिकलिटीज़ को भी ध्यान में रखना है, और ओवरऑल सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए एक एक चीज़ को टिक करना है ताकि 100% जो हमारी कवरेज है वो इंश्योर हो सके। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हमारे इस कोर्स आउटलाइन की कि हमारे कोर्स में क्या क्या आता है। अच्छा जी, अगर मैं सबसे पहले देखूं तो हमारे सिलेबस में जो ब्रेकअप वाइज मैंने अपने हिसाब से इसको बाइफरकेट किया है, उसमें सबसे पहले आता है क्लाइंट कंटिन्यूएंस एंड एक्सेप्टेंस प्रोसीजर। अच्छा जी, अगर मैं बात करूं कि जब भी आपके पास एक क्लाइंट आया, सही जी, XYZ कंपनी है, आपके पास बोली भाई मुझे ऑडिट करवाना है, तो आपको जो ये आइजाज हैं वो ये कहते हैं कि भाई किसी भी क्लाइंट को हाँ कहने से पहले कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेना। अच्छा सर, वो प्रोसीजर्स क्या होंगे? भाई वो कहता है कि आप पहले ये देख लें, जो क्लाइंट आपके पास ऑडिट करवाने आया है या कोई सर्विसेज लेने आया है, तो क्या आप उसको ऑडिट करने में या उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने में क्या आप इंडिपेंडेंट है या नहीं है। लेट्स से अगर मैं एक ऑडिट रिपोर्ट देता हूँ, सही जी, तो ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहली हेडिंग आ रही होती है इंडिपेंडेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ये ऊपर लिख रहे हो कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें इंडिपेंडेंस भी तो इंश्योर करनी है। तो वो कहता ये है कि अगर आपने इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है तो यू नीड टू कंप्लाई विथ आई कैप कोड ऑफ एथिक्स, जो कि 2019 अभी हमारा लेटेस्ट चल रहा है। अच्छा जी, इसके अंदर मल्टीपल सिनेरियोज हैं, वो आपको बताता है कि भाई कौन कौन से आपके पास थ्रेट्स आ सकते हैं, और वो ये भी कहता है कि हम एक सारी जगह इसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, बट हाँ बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो जो थ्रेट्स हमें पता लगे हैं वो एक जगह डॉक्यूमेंट हो गए। तो सर एग्जाम में इसका सवाल कैसे आएगा? इसका सवाल ऐसे आएगा कि वो बोलेगा भाई XYZ क्लाइंट है, ये सिचुएशन है, तो बताएं इसमें थ्रेट क्या है, क्या आप इस क्लाइंट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो उसके मेजर्स क्या होगी, जिसको हम कहते हैं सेफ गार्ड्स। तो ये एक अलग दुनिया है, सही जी, इसको भी हमें देखना है। अच्छा जी, इसके बाद वो कहता है कि भाई इस पूरी ग्रिड के अंदर जो कि 10 से 15 नंबर की वेटेज रखती है, तो ये हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये थोड़ी सी कंसाइज ग्रिड है, टेक्निकलिटीज में थोड़ी सी ज़्यादा है, बट ये क्या मार्क्स पूरे गेन कर सकते हैं। क्यों मार्क्स गेन कर सकते हैं? क्योंकि देखें इसमें है आई कैप कोड ऑफ एथिक्स में सिनेरियोज कि वो इसको एक्वायर करना चाहता है, वो आपका ऑडिट क्लाइंट है, तो क्या होगा। तो हमने उस अंग्रेजी को बेसिकली किया ये कि फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। अब आपने फ्लो चार्ट्स रखना, उसे फ्लो चार्ट्स की हद तक नहीं है। और पहले बात ये बता दूं, ऑडिट की बुक काम नहीं आती है, आपने आइजाज को रेफर करना है। तो हमने किया ये, लेट से मैंने आपको एक फॉर एग्जाम्पल के कोड ऑफ एथिक्स का सेशन पढ़ाया, सही है, एक उसका सेगमेंट करा दिया मैंने, तो उस सेगमेंट के आखिर में मेरी पावर पॉइंट में, मेरी स्लाइड्स में टेक्निकली वही एक्सट्रैक्ट लगे हुए होंगे। फिर मैं आपसे कहूंगा आप अगली क्लास में उसको रीड करके आए, फिर हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि हाँ यार जो हमने पढ़ा है वो लिखा हुआ भी। और फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टिकी नोट लगा देंगे कि भाई ये केसेस हैं, तो यहाँ पे जाके रेफर करना है। एग्जाम में क्या करना है आपने सर, आपने सिनेरियो रीड किया, याद तो करना है, मेमोराइज तो करना है। आपने जैसे ही एग्जाम में गए, आपने देखा कि भाई यार ये सिनेरियो है, तो आपको याद आएगा हाँ यार ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने फौरन से वो पेज खोला, आपने वहां से अंग्रेजी उठाई और उसके सेफ गार्ड जो भी बनते हैं, जो भी सिनेरियोज है, आपने वहां से लिख लिया। वो कैसे लिखेंगे वो आगे की बात है। फिर वो कहता है कि भाई आपने ओवरऑल ऑडिट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन रखना है, नहीं क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी कंट्रोल? वो कहता है कि भाई जब लिस्टेड कंपनी होगी तो आपने एक एंगेजमेंट क्वालिटी पार्टनर को भी अपॉइंट करना है। एक एंगेजमेंट पार्टनर है और एक क्वालिटी पार्टनर है, यानी जो क्वालिटी अश्योरेंस को मेंटेन करेगा। तो वर्किंग पेपर की क्वालिटी क्या होगी, ये सारी चीजें आपको बताता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल, ISQC, सही है जी। फिर वो कहता है कि भाई इसके लिए आप ISO 220 को भी रेफर करें। फिर हमें एक इसी ग्रेड के अंदर एक चीज ऐड की गई है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ऑर्डिनेंस जो है उसका चैप्टर 5 है, जिसमें शेड्यूल्स की बात करता है। और शेड्यूल्स में टेक्निकली ये बताता है कि कब कब कौन कौन से सिनेरियोज होंगे जब आप किसी चीज की वायलेंस करेंगे, और आपके ऊपर अगर कोई कंप्लेन कर दे तो आपको उसको हैंडल कैसे करना है।
तो सर ये हमारी कुल मिला के ग्रेड हो गई 10 से 15 नंबर की। तो सर हमें ऑडिट शुरू कैसे करना है? हमें ऑडिट बेसिकली शुरू भी इसी तरीके से करना है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या मैं किसी क्लाइंट को कोई भी सर्विस देने से पहले मुझे इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है। अगर इंडिपेंडेंट हूं तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अदरवाइज मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। अच्छा जी, बात करते हैं अपनी दूसरी ग्रेड की। दूसरी ग्रेड में आती है रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग। तुम इसको कह लो कि ये 20 से 25 नंबर की वेटेज रखता है। अच्छा, रिस्क असेसमेंट में आपने बेसिकली अपने कैफ में देखा होगा आज 315 सही जी, इंटरनल कंट्रोल्स को समझना, एनवायरनमेंट और एंटिटी को समझना, ये सारी चीज़ें वहाँ से कुछ रिस्क निकलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए, आपने उसमें से कुछ एडवर्स रेशियोज निकाले, और जो की एडवर्स रेशियोज होते हैं उसमें गोइंग कंसर्न के रिस्क होते हैं, रिलेटेड पार्टी के रिस्क होते हैं, फ्रॉड के रिस्क होते हैं। ये सारे फैक्टर्स हमें आयजा के तहत पढ़ने और फिर हम इसको एक जगह कर लेंगे कि अगर एक ही जगह पे ये सारे सिनेरियो टेस्ट हो जाएं तो हाउ डू यू राइट इट, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमें इसमें सीखनी है। तो जैसे ग्रेड में देख लेते हैं, वो सबसे पहले बोलता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, 315 रिस्क असेसमेंट, 240 फ्रॉड, ये सारे फ्रॉड के आयजा से जो टेक्निकली फ्रॉड से रिलेट करते हैं। और फिर हमें भाई देखो, ये जो एडवांस ऑडिट ये पेपर कैसा आता है, वो आपको एक लंबा चौड़ा सिनेरियो देगा और बोलेगा इन दी अबव सिचुएशन आप बताएं रिस्क क्या क्या हो सकते हैं। तो वो आपको एक जगह महदूद नहीं रखेगा कि भाई सिंपल के रिसीवेबल ओवर स्टेट हो रहे हैं तो भाई देयर माइट बी अ रिस्क, इसमें इंपेयरमेंट का रिस्क होगा। ऐसा नहीं है, उसके अंदर गोइंग कंसर्न के भी रिस्क होंगे, उसके अंदर रिलेटेड पार्टी के नॉन डिस्क्लोजर के भी रिस्क होंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट के रिस्क होंगे, एक्सवाइजी सारी चीजें होंगी। आपने एक ही जगह उसको देखना है। तो सर क्या आप ये कहेंगे कि हमें वो आयजा में से खोल के मिल जाएगा? बेटा कोड ऑफ एथिक्स में तो मिल जाएगा, क्योंकि वो तो स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं। यहाँ पे आयजा में से नहीं मिलेगा, यहाँ पे आयजा से सिर्फ गाइडेंस मिलेगी, और वो मैंने आपको बताना है कि कौन सी चीज़ें आपने आयजा से जो डिट्टो आपने अपने दिमाग में फिक्स करनी है, और कौन सी आपने सिर्फ रीड करके आगे निकल जाना है जस्ट फॉर योर रेफरेंस। हम उस पर भी हिस्ट्री के नोट लगाएंगे, हम वहाँ पे सारी प्रिपरेशन करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से रेफर करनी है, कुछ भूल जाए तो एग्जाम में क्या करना है। पर अल्टीमेटली मैं आपको बता दूं, अगर जहाँ रिस्क की बात आती है तो आपने जगह जगह से जो जो रिस्क है उसकी वर्डिंग उठा के यहाँ लिखनी होगी, और छापना नहीं होगा। वो इतनी प्रैक्टिस करेंगे वो खुद ही मेमोराइज हो जाएंगी। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं इस वाले में गोइंग कंसर्न, जैसे मैंने आपको अभी आपको बताया, रिलेटेड पार्टी के रिस्क। हाँ, एक चीज़, मतलब हो सकता है कि आप लोगों ने पहले नहीं की हुई है कैफ में, बट हाँ, जब आपके पास कोई इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट होती है, इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट का मतलब ये आपके लिए अभी आसानी के लिए कि अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं किसी कंपनी का पहली बार ऑडिट करने जा रहा हूँ और पहले पिछले साल कोई और ऑडिटर था, तो आपको जो ओपिनियन देना है वो इस साल की क्लोजिंग पे देना है, पर वो इस साल का क्लोजिंग ओपनिंग से मूव होके बना होगा ना। तो इस केस में वो कहता ही है कि आपने ओपनिंग बैलेंसेस पे काम क्या करना है, उसकी बातें बताता है कि उसको कैसे वेरीफाई करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या आप कर सकते हैं, व्हाट्स एवर द केसेस। अच्छा जी, फिर इसके बाद वो ये बोलता है कि भाई आप कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की भी कंसिडरेशन को दिमाग में, नहीं नई चीज़ें आपके लिए है, मेरे को बहुत डिटेल में करना है। अच्छा, व्हाट इज सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? भाई लेट्स से हमारे एक XYZ क्लाइंट है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद नहीं बनाता, उसने आउटसोर्स किए हुए किसी क्लाइंट को, यानी अपने किसी इदारे को, और वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमारे क्लाइंट को फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप मुझे बताएं, एफएस में जो चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं वो कौन कर रहा है, ये या वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन? सर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, क्योंकि एफएस बनाने की जिम्मेदारी उसकी लगा दी है। तो हमें उसकी कंट्रोल टेस्टिंग कैसे करनी है, कौन सी रिपोर्ट लेनी है, क्या हम खुद जाके टेस्ट करेंगे या किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे या उसी के ऑडिटर को कहेंगे दे दो, ये सारी चीज़ें हमें ये एक आयजा 402 बताता है। अच्छा जी सर, इसके बाद हम कहें कि भाई स्पेशल, अगर कोई ग्रुप ऑडिटर, लेट्स से कि भाई मैंने किसी कंपनी का ऑडिट करना है, वो पेरेंट एंटिटी है 3 सब्सिडरीज की, तो फिर कहता ये है कि भाई आपने उस केस में क्या अपनी किसी सब्सिडरी को, जो उसकी सब्सिडरी है उसको हम कहते हैं कंपोनेंट, क्या उसका कंपोनेंट ऑडिटर कोई और है? अगर है तो उसको हम स्पेसिफिकली गाइडेंस देते हैं कि आप ये चीज़ें हमें वेरीफाई कर देते हैं हमारे टेम्पलेट में, ताकि हम उसकी कंसोलिडेशन प्रॉपर तरीके से कर पाएं। तो दूसरा तरीका ये होता है कि हम बोलते हैं कि भाई कुछ उसके कंपोनेंट्स को वेरीफाई करके, तो रिसीवेबल, सेल्स, व्हाट्सएवर द केसेस, जो जो हमारे हिसाब से रिस्क होते हैं इस हिसाब से। अच्छा जी, अपार्ट फ्रॉम डैट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमें ज़्यादा रिस्क लगता है, ये हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम खुद भी ऑडिट करने चले जाते हैं, तो ये सारी कंसिडरेशंस कि भाई आपने कंपोनेंट पे, कंपोनेंट मतलब हमारी सब्सिडी के उस पर क्या काम करवाना है, ओवरऑल जिम्मेदारी किसकी होती है, ये आयदा 600 बताता है हमें। आगे फिर हमने कहा कि भाई अगर हम किसी इदारे में गए, वहाँ पे इंटरनल ऑडिट है, तो हो भाई जाहिर सी बात है इंटरनल ऑडिट
कंट्रोल्स की रिपोर्ट ऑलरेडी देता रहता है, मैनेजमेंट को बता रहा होता है, मैनेजमेंट को क्या, वो सीधा ऑडिट कमेटी को बता रहा होता है। तो वो जो ऑडिट कमेटी को बता रहा होता है, सीधा रिपोर्ट कर रहा होता है, तो वो रिपोर्ट्स भी हमारे काम की हो सकती हैं। तो रेदर देन हम इतना डिटेल में जाए तो हम एक इंटरनल ऑडिटर का काम यूज कर सकते हैं। पर वही उस पर बात आती है, आपने कैफ में भी पढ़ा होगा कि हमें देखना है कि भाई वो इंडिपेंडेंट है क्या, मतलब वो कॉम्पिटेंट है या नहीं, क्या हम उसका काम यूज कर सकते हैं, व्हाट्स एवर द केसेस। इसके बाद बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि भाई क्लाइंट ने किसी चीज़ की वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट यूज़ किया होता है, लेट्स से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, और अगर आपके पास कोई डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है, ग्रेचुइटी वगैरह, पेंशन वगैरह, उसके लिए भी एक्चुअली अपॉइंट होते हैं। तो इस केस में हम भी सोचते हैं कि क्या हम अपना बीइंग एन ऑडिटर एक्सपर्ट अपॉइंट करें, क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं होती हैं। सर अगर मैं इस पूरी ग्रिड की बात करूं और फिर ऐसी बात है, रिस्क असेसमेंट के बाद हम मटेरियलिटी निकाल लेते हैं जिसके बेस पे हम आगे काम करते हैं। और ऑब्वियसली मटेरियलिटी डिपेंड्स अपॉन द रिस्क, कि जितना रिस्क आपका ज़्यादा होगा उतनी आपकी मटेरियलिटी कम होगी, ताकि आप काम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाए। वो भी हमें डिटेल में देखना है। अच्छा, ये पूरी ग्रेड है 20 से 25 नंबर की। अब आप खुद देखें, इससे पीछे 15 नंबर मुझे मिल रहे हैं कम काम करके, इस वाली ग्रेड में ज़्यादा काम करके 20 से 25 नंबर मिल रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये आइजाज इंडिविजुअलिटी में टेस्ट नहीं होते हैं, ये मिल मिला के आते हैं, ये मिल मिला के आते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। और वो कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट के। जब हम पूरा कोर्स ये लेके चल रहे होंगे साथ साथ, तो आपको बताता भी रहूँगा किस किस तरीके के सवाल आते हैं। और आप यकीन माने, पढ़ाने की स्ट्रेटजी भी ये होगी कि जो टॉपिक खत्म होगा उससे रिलेटेड चीज़ें खत्म करा के फिर हम पास पेपर्स करेंगे, और वी विल मेक श्योर कि हम सारे पास पेपर्स करें आगे। अच्छा भाई, फिर वो बोलता है भाई जिस इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉज एंड रेगुलेशंस भी देख लेना, वही रिस्क असेसमेंट का पार्ट है ये। इसके बाद सर फिर जब हम रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं तो फिर हम ऑडिट को परफॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना। अच्छा जी, अब सबसे खतरनाक चीज 330 रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क। आप किसी बच्चे से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, आपको वो बताएगा हर सवाल में इन दी अबव सिचुएशन आप प्लीज बताएं कि आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, आपका रिस्पॉन्स क्या होगा। अब आपको एक बात बता दूं, जैसे एफएफआर आपके लिए एक बला है। सर बला क्यों है सर? इतनी चीजें हैं, इतने आईएफआरएस हैं, इतनी चीजें आईएएस में याद रखनी है कि भाई ये होगा तो ये ट्रीटमेंट, ये होगा तो ये ट्रीटमेंट। उन्हीं सारे आईएफआरएस में से किसी भी आईएफआरएस या आईएएस पे ऑडिट प्रोसीजर करने को आ सकते हैं। लेट्स शेयर बेस्ड पेमेंट, डेफर टैक्स, गुडविल की कैलकुलेशन, सही है जी। और शेयर बेस्ड पेमेंट में अगर आपकी कोई कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन है उस पर क्या करेंगे, सही है जी। और अगर आपकी इक्विटी सेटल्ड ट्रांजैक्शन है उस पर क्या करना है, व्हाटसोएवर द केसेस, आपने वो सारी कंसिडरेशंस यहाँ करनी है। और आपको ये देखना है कि इस सिचुएशन में अगर आप ऑडिट पे होते तो आप क्या काम परफॉर्म करते, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ देखेंगे। तो सर इसका मतलब ये है कि हमें याद करना होगा बेटा, ये तो 100% तय बात है कि मैं आपके सामने पूरी एक लिस्ट ला कर रख दूंगा कि अगर आईएफआरएस में ये आईएफआरएस टच हुआ और इस आईएफआरएस पे वो प्रोसीजर्स करने को कह रहा है, तो आपने लाजमन वो लिखने होंगे। और वो तभी लिख पाओगे या तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, लिखना नहीं आता तब भी फेल हो जाओगे। तो आपने एटलीस्ट उसको मेमोराइज करना और बार बार रीड करना, वो हम ढीठ हो जाएंगे कर करके, ये मेरी गारंटी है। आगे फिर मैंने कहा कि भाई आपको आईएसओ 505 आपने देखा होगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन सैम्पलिंग करनी है आपने, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, वो सारी ये तो बेसिक है। अच्छा जी, फिर ऑडिटिंग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर। वो बोलता ही है कि जब अकाउंटिंग एस्टिमेट जहाँ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डेपोजिशन हो गया, प्रोविजन हो गया, और प्रोविजन किससे रिलेटेड, आईएफआरएस 9 से रिलेटेड, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, बकेट्स बनाए जाते हैं डेज के, तो वो सारी चीज़ें ऑडिट करने के लिए स्पेसिफिक कंसिडरेशन तो ये बताता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर इस ग्रेड को मैंने देखा, जैसे अभी आपके सामने रखी हुई ये भी 20 से 25 नंबर की है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है रिस्पॉन्सेज पे भी, क्योंकि हर सवाल में वो बोलता है अच्छा इस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे, इस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे। तो प्लीज़ यू नीड टू मेक श्योर कि आप उस पर स्ट्रिक रहें, आप उसको याद करें, और वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको एक प्लेट पर रख के देंगे, वो एक पेज पर लेके आएंगे आगे। अच्छा जी, फिर मैं देखता हूँ कि जब मैंने रिस्क असेसमेंट की, पहले एक्सेप्ट किया, फिर रिस्क असेस किया, फिर परफॉर्म किया, अब आती है कंक्लूजन की बारी। मैं आपको फिर बताता चलूँ कि ये वो एरिया है जहाँ से आप मार्क्स गेन करेंगे। तो सब मार्क्स गेन करने के लिए तो आप बोल रहे हैं सभी है, भाई मैं तो कह रहा हूँ वैसे ही सब है, कि कोई भी एरिया हल्का रख के गए तो आपके हाथ से गेम गया। क्योंकि सी ए फाइनल में इट्स ऑल अबाउट 100% कोर्स कवरेज, वो कुछ ना कुछ करके पूछता है। अब जैसे पीछे मैंने आपको ये बताया था कि आइजा 600 था, जिसमें आप ग्रुप की ऑडिटिंग की बात करते हैं, वो थोड़ी ना बोलता है ग्रुप ऑडिट है, वो बोलेगा भाई इसकी सब्सिडरीज हैं,
और इसकी सब्सिडरीज हो सकता है कि भाई कोई सब्सिडरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हो, तो फिर वहां पे वो प्रोसीजर तो अलग लिखने पे, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बातें अलग लिखनी है, तो वो तब याद होंगी ना, तब लिख पाओगे ना जब आपने उसको एक बार मेमोराइज किया होगा, लिखा होगा, कहीं दिमाग में फिक्स किया होगा, उसके सवाल किए होंगे। तो फिर कह रहा हूँ इस तरीके से ऑडिट देखना, और ये हलवा नहीं है, ये अजाब बन जाता है पेपर अगर अटक गया। सही है जी, आगे। अच्छा भाई, ऑडिट कंक्लूजन में 700 आपको पता है रिपोर्ट के लिए बताता है, की ऑडिट मैटर हमने बेसिक किया हुआ है, इसका थोड़ा सा एडवांस चीज देखेंगे यहाँ पे, मॉडिफिकेशन देखेंगे, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर आपको पता है। अच्छा जी, 710 आपके लिए नया है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। आपने भी पीछे देखा होगा, मैंने आपको बताया था ओपनिंग बैलेंसेस पे आपने काम करना है। तो फिर यह आइजा आपको बताता है कि ओपनिंग बैलेंसेस में अगर कोई एरर है, या आपको पता लगा कि लास्ट ईयर कोई मिस स्टेटमेंट थी जो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो उसका क्या करना है, कैसे उसको रिपोर्ट करना है, तो वो बताएगा। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का आएगा जो क्या है 710। अच्छा जी, 720 क्या बताता है सर? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। सर अदर इन्फॉर्मेशन क्या होती है? सर अदर इन्फॉर्मेशन ये होती है कि लेट से मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और जो पब्लिक कंपनीज हैं उन पर रिक्वायरमेंट है कि वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी चिपका के देती हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट क्या बताती हैं कि कंपनी ने क्या क्या परफॉर्म किया, रेशियो एनालिसिस हैं। तो बाज औकात हमारा शेयर होल्डर मिसलीड हो जाता है, क्योंकि वहां पे कुछ रेशियोज और कुछ इंक्रीजेज होते हैं, जैसे भाई रेवेन्यू इतने से इंक्रीज हो गया, अब वहां पे कुछ लिखा हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट वो चिपक के जाती है ना उसके साथ। तो इसीलिए ऑडिटर की एक जिम्मेदारी लगा दी गई, और इसमें बता दिया गया कि भाई आपने एक नज़र उस इंफॉर्मेशन को भी देखना है, उस पर ओपिनियन देने के लिए नहीं, ये चेक करने के लिए क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। किससे कंसिस्टेंट है सर? इस अपनी रिपोर्ट से, अपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उससे। अच्छा, अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो क्या करना है, वो भी आइजा 720 बताता है आपको। तो वो भी हमें डिटेल में देखना है। तो क्या हम कह सकते हैं आपके पास इन केसेस में दो न्यू चीजें हैं, एक 710 और दूसरा 720, ये बात याद रखिएगा। अच्छा जी, जब इस ग्रेड को हमने खत्म किया तो आपको ये देख के ही समझ आ रहा होगा कि ये बड़ी अहम ग्रेड है, क्योंकि यहाँ से मैं मार्क्स गेन कर सकता हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता ये नहीं आए, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने रिपोर्टिंग ही करनी है। तो प्लीज यू नीड टू मेक श्योर कि इस पर बहुत अच्छी ग्रिप हो, और वो हम करेंगे बार बार प्रैक्टिस करके, नए नए सवाल करके, अलग अलग अकाउंटिंग बॉडीज को लेके हम सब करना है हमने। अच्छा जी, आगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसके बाद आता है स्पेशलाइज्ड एरिया, अदर अश्योरेंस इंगेजमेंट और रिलेटेड सर्विसेज। सर ये क्या कह दिया आपने, ये बता दें भाई। इसके अंदर आता है आइजा 800। आइजा 800 आपको क्या बताता है? आइजा 800 आपको ये बताता है कि भाई अगर यूजुअली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो आईएफआरएस के तहत बनते हैं, किसी एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के तहत बनते हैं, ऐसा ही है। अब फॉर एग्जांपल एक स्पेशल ऑडिट टैक्स वाला चाह रहा है कि भाई आप हमें कैश बेसिस की अकाउंटिंग करवा के दें, कोई भी व्हाटसोएवर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, भाई कैश बेसिस पे अकाउंट्स बनाने किसी की नीड है, किसी शेयर होल्डर की नीड है, स्पेसिफिक यूजर्स की नीड है, तो उस केस में जो फाइनेंशियल्स बनेंगे वो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क नहीं होगा, वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा। तो उसके लिए ऑडिट की गाइडेंस कौन सा आइजा देता है? सर ये आइजा 800 देता है। अच्छा जी, आगे। इसके बाद अब बाज औकात ये होता है कि भाई किसी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे बैंक से लोन चाहिए, तो वो बोलता है कि भाई आप मुझे से बैलेंस शीट की, अपनी एजेड की फिगर वेरीफाई करा के देते हैं। तो भाई हमने बोला कि बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट अगर मैं वेरीफाई करूंगा तो क्या वो सिंगल एलिमेंट है पूरे एफएस का, या पूरे एफएस है तो सिंगल एलिमेंट है? बाज औकात भाई अगर मुझे फॉर एग्जांपल अपने रिसीवेबल्स फैक्टर करवाने, यानी किसी बैंक को आउटसोर्स करने, उससे पैसे लेके डिस्काउंट पे अपना कैश रियलाइज करना, बाकी बोलूँ तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तो उसके लिए बैंक बोलता है भाई रिसीवेबल्स का ऑडिट करा के दे दो। तो अब रिसीवेबल का ऑडिट करा के दे दो, एक आइटम पे वो रिपोर्ट मांग रहा है, तो वो किसके तहत डील होगा सर? आइजा 805 के तहत। अच्छा जी, फिर बाज औकात ऐसा होता है कि आपके पूरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में से, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से एक समरी इंफॉर्मेशन बनाई जाती है, और अगर उसके ऑडिट की बारी आती है तो फिर वो किसके तहत होगा? आइजा 810 के तहत। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि भाई अगर आपने, अच्छा रिव्यू एंगेजमेंट्स क्या होती है पहले, अब देखिए नॉर्मल एंगेजमेंट में हम क्या कहते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन की है। इस केस में हम ये नहीं कहते रीजनेबल अश्योरेंस, में होती है लिमिटेड अश्योरेंस। हम कहते हैं कि हमने इनको रिव्यू किया और हमें ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि हमें यकीन दिला दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बने हुए, हम ऐसे कहते हैं इसमें, क्योंकि लिमिटेड अश्योरेंस है। अच्छा जी, फिर 2410 में भी कह रहा है कि भाई रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखें दोनों में फर्क है। अगर ISRE 2400 की बात करूं तो लेट से ये वो कंपनीज होंगी, एग्जांपल दे रहा हूं, ये आइजा में लिखी हुई है। आइजा कहता है भाई हो सकता है किसी इदारे पे ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो, तो वो ऑडिट क्यों करवाएगा? भाई उसको बैंक से लोन चाहिए,
तो उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपने रिव्यू करवा दी। रिव्यू का मतलब है रीजनेबली लिमिटेड एश्योरेंस ले लिए। तो सर भाई आइजा 2410 क्या है? आइजा 2410 है हाफ ईयरली ऑडिट। जैसे लिस्टेड कंपनी पे रिक्वायरमेंट है कि एनुअल ऑडिट भी होगा, हाफ ईयर ऑडिट भी होगा, तो वो आइजा 2400 के तहत नहीं होगा, 2410 के तहत होगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद आपके पास एश्योरेंस इंगेजमेंट जो ऑडिट और रिव्यू के अलावा जो ऊपर उसके अलावा आती है वो क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आई एस ए 3000 में। इसके बाद कर लेते हैं अभी आई एस ए 3400 की। अच्छा, आई एस ए 3400 ये कहता है, फॉर एग्जाम्पल आप बैंक के पास लोन लेने गए, उसने बोला भाई अपने फाइनेंशियल जो आपके कैश फ्लोज है ना उसकी प्रोजेक्शंस बना के दो, यानी प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि फ्यूचर बेस्ड हैं। तो उसके ऊपर अगर आपने कोई काम किया है तो उसकी रिपोर्ट कैसे जाएगी, उस पर काम क्या करना है, क्या क्या चीज़ें आपने इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें कौन बताता है आपको? सर आई एस ए 3400 बताता है। अच्छा जी, फिर अगर अभी देखें मैं लिंकेज बताता हूँ यहाँ पे आपको, आपको ये याद होना चाहिए। अच्छा जी, इधर अब अगर मैं एक बात ये कहूँ कि जो ये आई एस ए 3402 बताता है, मुझे आप याद करें मैंने आपको बताया था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद आ रहा है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी इदारे का मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वो किसी इदारे की सर्विसेज ले रहा है, तो मुझे हो सकता है कि उस इदारे के कंट्रोल्स पे रिपोर्ट चाहिए हो। अब फॉर एग्जांपल समझे मैं उस इदारे का ऑडिटर हूँ और मुझसे कोई वो रिपोर्ट मांग रहा है, तो वो किसके तहत दी जाएगी, वो ये बताएगा, अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको होप लिंकेज समझ आई होगी। तो उसकी इम्प्लीकेशंस वहां पड़ेंगे और जिसको मैं बोलूंगा रिपोर्ट देने को वो ये आई एस फॉलो करेगा, ये आई एस ही फॉलो करेगा। सही है जी। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं आई एस ए 3420 की। अच्छा, बेसिकली ये बताता है कि कोई भी कंपनी अगर कार्बन डाइऑक्साइड फैलाने में यानी पोल्यूशन फैलाने में इन्वॉल्व होती है तो फिर एक रिपोर्ट भी दी जाती है कि भाई हमने इसको इस तरह कर्टेल किया, ये सारी चीज़ें। तो ग्रीन हाउस गैस ट्रीटमेंट्स की जो रिपोर्ट है बेसिकली इसके लिए होती है। सही है जी। अगर ऑडिटर को इसके लिए एंगेज किया गया है, मतलब नॉट इन द केस इन दिस इज नॉट द केस इन पाकिस्तान, तो उसके लिए क्या करना है, तो वो ये आई एस ए 3420 बताता है। अच्छा जी, इसके बाद बाज औकात हमें क्लाइंट ये कहता है कि भाई हम आपको लिख के दे रहे हैं कि आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म करना है, आप इस ही प्रोसीजर्स के अगेंस्ट में आप हमें रिपोर्ट दे दें क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा। लेट्स से उसने आपसे पेबल वेरीफाई करवाना है, सर ये तो फिर आपने वो पहले भी बताया था, देखें वो ऑडिट था उसका, यहाँ पे प्रोसीजर्स वो एग्री करेगा, वहां पे प्रोसीजर्स हम करते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि भाई क्या पेबल सही वैल्यू हुए हुए हैं, क्या रिसीवेबल सही वैल्यू हुए हुए हैं, व्हाट्स एवर द केसेस। पर यहाँ पे लेट से अगर फॉर एग्जांपल कोई भी क्लाइंट रॉयल्टीज पे करता है, सही है जी, तो होता ये है कि भाई हम जो लाइसेंस देता है इसको, तो लाइसेंसर हमें बोलता है कि भाई आप जरा एक काम करें, देखें कि क्या इसकी रॉयल्टी ड्यू ये बनती है नहीं बनती जो मुझे देनी है। तो हम क्या बोलेंगे, बताओ क्या करना है, तो वो बोलेगा भाई आपने पहले क्या करना है कि रिसीव जो आपके सेल्स का ब्रेकअप लेना है, आपने रिकैलकुलेट करना है और रिकैलकुलेट करके अमाउंट हमें बता देनी है। तो ये सारी चीजें वो एग्री करके दे रहा है और हम इससे ज्यादा और कोई काम भी नहीं करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। अच्छा जी, जब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होंगे तो वो इन एडवांस एग्री होंगे और हम बताएंगे कि इसी प्रोसीजर के अगेंस्ट में हमने ये काम किया और हमें इसके अलावा कुछ भी सामने नहीं आया, जो एग्री किया था वही काम किया, उसमें कोई मसला नहीं दिखा, दैट्स इट। अब ये कैसे करेंगे, क्या करना है, वो आगे की बात है कि हम इसमें जाके स्पेसिफिकली देखेंगे। अच्छा जी, अब आई एस आर एस 4410 कहता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। बाज औकात हमें एंटिटी इंगेज करती है कि भाई हम इंफॉर्मेशन कंपाइल करके दें। लेट से वो आपको कहेगा कि भाई आपके पास ये डिसएग्रीगेटेड डेटा है, आप इसको कंपाइल करके दें, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें। तो उस केस में क्या करना है वो हमें बताएगा, कौन सी, आई एस आर एस 4410। तो सर बेसिकली आपकी ये तो हो गई टेक्निकली कोर्स आउटलाइन। सही है जी। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, सही है जी, अपने पहले टॉपिक की जो पहली ग्रेड का पार्ट था, कोड ऑफ एथिक्स। क्योंकि अगर मैं किसी भी इदारे से इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं। तो सर आए आगाज करते हैं अपने पहले टॉपिक का। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पहले टॉपिक की, दैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपने किसी इदारे का ऑडिट करना है तो यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, और इंडिपेंडेंस के लिए आपको कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करना है जो कि आईकैप ने इशू किया है, जो कि लेटेस्ट चल रहा है 2019। तो सर आप ये जो 2019 कह रहे हैं, क्या ये हमें परचेज करना है? डेफिनेटली परचेज करना है, क्योंकि इस लेक्चर के आखिर में मैं आपको उसके एक्सट्रैक्ट्स दिखाऊंगा, आपने वो रीड करना होगा, जो कि इसी लेक्चर में मैं कवर कराऊंगा सारी चीज़ें। आप रीड करके उससे मुझसे क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस जो इवन प्रैक्टिकल लाइफ में इवन पेपर में भी कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है।
चलें जी। वो कहता ये है कि भाई अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं, सही जी, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई वी आर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑडिटर बनना चाहते हो तो आपको कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा। अच्छा सर, वो आपने बचपन में पढ़े होंगे कैफ में कि एथिकल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी का मेंटेन करना, ये सारी चीज़ें। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि हमें उसको हल्का फुल्का रिवाइज करना होगा, मतलब एक गो के अंदर, ताकि एक चीज़ रिकॉल हो और फिर हम सीधे फाइनल की चीज़ पे आ जाएं? चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं कि सर हम देखते हैं कि कितने कितने प्रिंसिपल्स थे हमारे साथ। जैसे मैंने आपको बताया, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। इफ यू आर कंप्लाइंग विद दीज प्रिंसिपल, तब आप कहलाएंगे कौन से ऑडिटर सर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। अच्छा जी, अगर मैं एक एक करके पिक करूं, इंटेग्रिटी, तो इंटेग्रिटी में वो कहता है कि आपको ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है। ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब समझते हैं आप कि आपको अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ के साथ एसोसिएट नहीं करना, सही है, जो कि फॉल्स और मिसलीडिंग हो। और ये बात सर आप कैसे बता रहे हैं? ये क्योंकि यही लिखी हुई है, यही लिखी हुई है कि कोई भी आपको एक मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिले, आप उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर देना, आपको उससे एसोसिएट नहीं होना। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि भाई आप ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, अपने आप को ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट ही नहीं करें जो कि मिसलीडिंग और फॉल्स हो। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि भाई आपको ऑब्जेक्टिवली काम करना। ऑब्जेक्टिवली काम करने का मतलब ये है कि आपका अपना पर्सनल मफाद आपके काम के बीच में नहीं आना चाहिए। तो सर आपने टेक्निकली, सही है, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है अपने पर्सनल। फॉर एग्जांपल कि भाई अगर मैं कहूँ कि मेरी बेगम किसी कंपनी की सीएफओ है, सही है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक एरर पकड़ा है और उस एरर को अगर मैं सही करवा दूँ, सही है जी, तो उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो जाएगा। तो मेरी बेगम बोलेगी अच्छा भाई हमसे भी ऐसे करोगे, तो भाई दैट मीन्स कि मुझे अपने पर्सनल मफाद को बीच में नहीं लाना, और मुझे प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट रहना है, मुझे ऑब्जेक्टिव रहना है, और मैं अपने पर्सनल बायस, अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से अपनी इंटेग्रिटी को इम्पेयर नहीं करूंगा। आई हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, इसके बाद वो ये कहते हैं, देखें, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट ड्यू टू बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। जो कि मैंने जो एग्जांपल दी थी बेगम वाली, वो टेक्निकली मेरी बायस नहीं थी, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस था, क्योंकि वो मुझे इन्फ्लुएंस करती है। ऐसा ही है जी। ओके, अच्छा जी, अब आगे वो बोलता है कि भाई आपने, सही है, कोई मतलब कोई ऐसा काम नहीं करना, सही है जी, जिससे ऐसा लगे कि आप ऑब्जेक्टिव नहीं है। सही है। और इसके बाद अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की। या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का जो एथिकल प्रिंसिपल है वो आपको ये कहता है कि चलें आपने सीए क्वालिफाई कर लिया, आप मतलब क्वालिफाई भी हो गए, वेदर धक्के खा के, वेदर फर्स्ट अटैम्प्ट में, व्हाट्स एवर द केस, इस पर आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमारे रेगुलेशन, हमारे स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूसली चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं, तो आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखना है। सिर्फ अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से नहीं, बल्कि लॉज एंड रेगुलेशन से भी। और आपको खुद तो अपडेट रहना ही रहना है, साथ में जो आपके नीचे काम करना है उनको भी ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो आप एज अ टीम काम करते हैं, तो अगर आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी टीम भी कॉम्पिटेंट हो, और वो जो नॉलेज आपने अटेन की हुई है तो उसको अटेन करने के साथ मेंटेन भी करें, उसको रेगुलरली अपडेट भी करें। तो देखें ये लिख के देता है कि अटेन मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, डेलीजेंटली एक्ट करना है, और ऐसे स्टेप्स लेने हैं कि आप अपनी टीम को ट्रेन और सुपरवाइज कर सकें। अच्छा जी, इसके बाद हम कहते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप मतलब इंटेग्रिटी भी आप में, आप ऑब्जेक्टिव भी हैं, सही है जी, और सर आपने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस से ड्यू केयर भी आपने फुल ऑन मतलब अपने आप को अपडेट रखा हुआ है, पर आपने जो क्लाइंट से ऑडिट के दौरान या किसी भी असाइनमेंट के दौरान कोई इन्फॉर्मेशन ली है, तो आपने उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी का भी ख्याल करना है। चाहे आप क्लाइंट पे बैठे हुए, फर्म में बैठे हुए, इन फर्म में बैठे हुए कोई और बंदा जो किसी और क्लाइंट पे, किसी और एंगेजमेंट पे, उससे भी ये डिस्क्लोज नहीं करना। चाय पे बैठे हो, लिफ्ट में घूम रहे हो, कहीं भी आपने इसको डिस्क्लोज नहीं करना है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होती है जो कि कंपनी को ले डूबती है। कोई केस चल रहा है, तुमने डिस्कस कर लिया, भाई किसी ने सुन लिया, उसका बाप कहीं का सीएफओ था, उसको पता लग गया, व्हाट्स एवर द केसेस, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का हर जगह ख्याल रखना है। ये बात समझ आती है आपको? अच्छा जी, तो वो देखें, वो कहता है यही, चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, बी अलर्ट ऑफ पॉसिबल पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर। इनएडवर्टेंट डिस्क्लोजर का मतलब ही यही होता है कि भाई गलती से डिस्क्लोज ना कर दें, यानी कहीं बैठे हुए हैं, ध्यान नहीं दिया, कहीं से भी बात निकल गई, तो उसका भी ख्याल रखना है। अच्छा जी,
वो ये भी कहता है कि आपको ये कॉन्फिडेंशियलिटी विद इन दी फर्म भी मेंटेन करनी है, और आपने इस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ नहीं करना। सर इसका क्या मतलब है? लेट्स से अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे पता है एक क्लाइंट की ईपीएस दुगनी होने वाली है, तो अगर मार्केट में जैसे ही ये न्यूज़ जाएगी तो मुझे पता है एक परसेप्शन जाएगा और इसकी शेयर प्राइस बूस्ट कर दी जाएगी। तो मैं ये नहीं करूँ कि अपने रिश्तेदार को बोल दूँ कि भाई मैं अपने साइड में ना शेयर्स खरीद ले, फिर ये प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर हम जब खरीद के जब भी प्राइस वापस से एक बार शूट हो जाएगी ना, हम बेच देंगे ताकि प्राइस बाद में नीचे आए तो हमें कोई फर्क ना पड़े। तो वो यही कहता है कि आपको अपने पर्सनल मफाद के लिए इन्फॉर्मेशन यूज़ नहीं करनी है। तभी तो हम कहते हैं यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट बिफोर डूइंग एनी ऑडिट। ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा जी। फिर वो बोलता ही है कि भाई आप प्रोफेशनली बिहेव करें, यानी आप कोई ऐसा एक्ट नहीं करें जिससे प्रोफेशन को नुकसान हो। अब ऐसा नहीं कि आप शराब पी के घूम रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, तो इससे टेक्निकली आपके अपने इदारे पे, आपकी अपनी इमेज पे तो फर्क आएगा, बट ये कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन पे भी ये क्या आएगा, एक धब्बा लगेगा कि भाई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। तो आपने प्रोफेशनली बिहेव करना है, आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जो प्रोफेशन की तरफ डिसक्रेडिट लेके आए। आई होप दिस इज क्लियर। चलें जी, पहले बेसिक को रिवाइज करने के बाद हमें ये पता लग गया है कि हमें कौन कौन से एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सही है जी। तो हमारा हल्का फुल्का एक रिकैप हो गया कि भाई यहाँ कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, किस में क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। अब देखें, पूरे कोड ऑफ एथिक्स में उसने किया ये है कि मल्टीपल सिनेरियोज दे दिए हैं कि ये होगा तो आपके एथिकल प्रिंसिपल्स की कंप्लाइंस मुश्किल हो जाएगी। इसको हम कहते हैं थ्रेट्स टू कंप्लायंस विथ एथिकल प्रिंसिपल, और वो थ्रेड्स पूरे कोड ऑफ एथिक्स में फैले हुए हैं। हमने क्या करना है, हमने सर वो सारे थ्रेड्स को एक जगह करना है, उस अंग्रेज़ी को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है और समझना है। तो सर क्या हमें फिर वो अंग्रेज़ी रीड नहीं करनी? भाई डेफिनेटली करनी है। जैसे ही मैं अभी ये पहला जो मेरा सेक्शन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जैसे ही ख़त्म करूँगा, इसके आखिर में तुम देखोगे एक सेक्शन आ जाएगा जिसमें आयजा मैंने एम्बिड किया हुआ है। सही है जी। आयजा तो खैर नहीं कहेंगे हम इसको, कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन कहेंगे, वो एम्बिड किया हुआ है। सर उसका हम क्या करेंगे, ये सारी केसेस कवर करने के बाद मैं आपको एक टास्क दिया करूँगा डेली बेसिस पे कि भाई ये एक कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन है, लेट्स से 310, आपने ये रीड करके आना है। और आपको वो एक्चुअल में बातें समझ आ रही होंगी क्योंकि आपने मुझसे ये पढ़ा हुआ है। और जो भी हल्की फुल्की डिस्कशन होगी हम उसके बाद क्या करेंगे। सही है जी। बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पहले केस की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी एक हेडिंग आ रही है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस सेक्शन में जिसका नाम इटसेल्फ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो बताता है ऐसे कौन कौन से सिनेरियोज होंगे जिसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा और आपके उसकी वजह से एथिकल प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस में मुश्किलात आएंगी। आए जी, पहला केस देखते हैं। केस 1, हम एक फर्म है। सही है जी। हमारे पास एक क्लाइंट आता है, बोलता है मुझे ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की सर्विसेज चाहिए। हमने बोला भाई ये कौन सी सर्विस चाहिए? बोलता है मुझे किसी एक कंपनी को ख़रीदना है। मैंने कहा अच्छा भाई ज़रा बताओ तो सही कौन सी कंपनी को ख़रीदना है। उसने बोला कि भाई बस ये ABC लिमिटेड है, मुझे पता लगा कि वो जिस कंपनी को ख़रीदना चाहता है वो मेरा ऑडिट क्लाइंट है। ऑडिट क्लाइंट का मतलब ये है कि मैं उसका ऑडिट करता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसका, तो मुझे उसकी मैनेजमेंट ने अपनी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बता दी होगी? तो क्या मैं उस कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल याद रखो, क्या मैं उस कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल मफाद के लिए यूज़ करूँगा? सर डेफिनेटली यस, यू विल यूज़ इट। आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके उसको पूरी प्रोजेक्शन बना के दे दोगे, हाँ भाई क्या इसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो सर क्या ये एथिकल प्रिंसिपल्स की नॉन कंप्लाइंस नहीं हो रही है? इसको हम कहते हैं थ्रेट टू एथिकल प्रिंसिपल। सर ये एग्जाम में कैसे लिखना होगा? ये सिचुएशन आएगी, ऐसी कोई अंग्रेजी ऊपर नीचे करके बताएगा वन ऑफ योर क्लाइंट इज कंसिडरिंग टू एक्वायर योर ऑडिट क्लाइंट, तो आपने अकॉर्डिंगली बताना है कि यही सिचुएशन रिप्रोड्यूस करके लिखना सिखाऊंगा, पहले सिचुएशन को समझना है, फिर आप बताएंगे कि दिस इज अ थ्रेट टू एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कि वो ब्रीच हो जाएगी, हम ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, बायसनेस आ जाएगी, ये सारी चीज़ें। तो सर क्या हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो रहा है और फर्म माइट यूज दैट इंफॉर्मेशन फॉर इट्स पर्सनल गेन, जो कि अलाउड नहीं है, अभी अभी सिखाया था। तो सर क्या हम कह सकते हैं इसमें थ्रेट्स टू एथिकल प्रिंसिपल हैं ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी और ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी, ऐसा ही है जी। अच्छा अब आगे सर हम ये कह सकते हैं कि भाई इसके बाद इसके लिए सेफ गार्ड क्या होगा? इसके लिए सेफ गार्ड ये होगा कि या तो मैं उसको मना कर दूं कि मैं ये काम नहीं कर सकता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं बोलूं भाई हमारी फर्म में ही ट्रांजैक्शन एडवाइजरी के लिए दूसरा पार्टनर बैठा हुआ है,
आप उससे करवा लें, मैं अपनी टीम अलहदा करूं, उसकी टीम अलहदा करूं, उसके बंदे अलग करूं, उसका पार्टनर अलग करूं, और मेक श्योर करूं एक वॉल क्रिएट हो जाए, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूं चाइना वॉल। क्लियर है आपको जी? ये इसके कहलाते हैं सेफ गार्ड। सर ये सेफ गार्ड डिटेल में जब भी मैं आयजा का सेक्शन बताऊंगा आपको, सॉरी कोड ऑफ एथिक्स का सेक्शन बताऊंगा, उस रेलिवेंट सेक्शन में जाके आप देखेंगे वो किस तरह लिखे हुए हैं। और सर क्या हम उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जाम में? डेफिनेटली यस आप करें, उसको सीधे सीधे छाप के भी आ जाएं, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि सेफ गार्ड जब मैं कहता हूँ तो वो सीधे सीधे होते हैं, उसमें कोई आपको अपना दिमाग नहीं चलाना, बट हाँ सिचुएशन से लिंक करना है। क्लियर है जी? ओके। पर अगर मैं आपसे पूछूं इसी में आगे जाके इसी सेक्शन के अंदर जब मैंने अपनी रिसर्च की तो मुझे पता लगा, वो कहता है बाज़ औक़ात एक सेफगार्ड ऐसा भी होता है कि आप डिस्क्लोज कर दें, आप डिस्क्लोज कर दें। पर देखें इस केस में अगर मैं ऑडिट क्लाइंट को डिस्क्लोज कर दूंगा ना कि वो तुम्हें एक्वायर करना चाह रहा है, तो फिर ये उस इंफॉर्मेशन का ब्रीच होगा जो वो मेरे पास लेके आया। देखें एक तरफ ये भी आपका क्लाइंट है, एक तरफ वो आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, तो आपको उसकी भी तो कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है ना। आप इस क्लाइंट को मना कर सकते हैं जो आपके पास आया है, सही है ना, बट आप ऑडिट क्लाइंट को नहीं बता सकते कि हाँ भाई वो तुम्हें एक्वायर करना चाह रहा है। ऐसा तो आपने टेक्निकली एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को ब्रीच कर दिया जो कि वो तुम्हारे पास लेके आया था। तो ये भी बात याद रखिएगा कि आप उसकी बताई हुई चीज़ भी किसी और को नहीं बता सकते। हाँ सिंपल उसको बोल दें कि भाई किसी और के पास ले जाओ, मेरा इसमें कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि मुझे अपने एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। आई होप दिस इज क्लियर। पहला केस है हमारा। सर हम दूसरे केस पे चलें अगर, तो दूसरे केस में हम फर्म है, दो क्लाइंट से, क्लाइंट ए और क्लाइंट बी। अच्छा भाई ये दोनों क्लाइंट एक्वायर करना चाह रहे हैं एक कंपनी को, और ये दोनों क्लाइंट मुझसे एडवाइस चाह रहे हैं कि भाई क्या मैं उसको एक्वायर करूं या ना करूं। अच्छा जी, पर ये दोनों क्लाइंट्स एडवर्सरियल पोजीशन में, कॉम्पिटिटिव पोजीशन में। कॉम्पिटिटिव पोजीशन का मतलब ये है कि अगर ये कंपनी किसी के पास चली गई तो दूसरे की वाट लग जानी है। तो मुझे एक बात बताएं सर, इसमें आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आया? हाँ जी, सोचें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आया भाई? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे आया क्योंकि जो क्लाइंट आपको ज़्यादा फीस देगा आप उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, ऐसा ही है। तो उसकी तरफ जब मुतवज्जा हो जाएंगे आप, तो जाहिर सी बात है आपका अपना पर्सनल मफाद आ गया। आप एक बंदे को ऑब्जेक्टिवली एडवाइस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप इंटेग्रिटी से काम लें। इसको हम कहते हैं भाई आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो सबसे सवाल कैसे आएगा? सवाल में बोलेगा कि एक्स वाई जी कंपनी और ए बी सी कंपनी हैव अप्रोच यू टू एक्वायर सीबीडी कंपनी। बोलेगा इस कंपनी को आपने एक्वायर करना चाह रहे हैं और आपसे वो एडवाइस चाह रहे हैं कि वेदर टू एक्वायर और नॉट, एंड दे बोथ आर इन अ कॉम्पिटिटिव पोजीशन। तो आपको फिर याद होना चाहिए वो यहाँ से उठ के आया। तो इसमें आपको बताना है कि सेट्स ये हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी अगर आपने किसी एक को बता दिया। इसके बाद ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी है क्योंकि आप ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे। और सर इस केस में भी आप ये कर सकते हैं कि भाई एक क्लाइंट को या तो रिफ्यूज़ कर दें या तो चाइना वॉल क्रिएट कर दें, बोले भाई ये वाली सर्विसेज उसको बोलो, वो जो एडवाइस देगा उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अगले को एडवाइस दे दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये दूसरा केस था। अच्छा जी, इसके बाद और प्लीज़ इसको, ये जो इस ये सेक्शन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, इसको प्लीज़ रीड करिएगा, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ आपका पेपर फेल हो जाएगा अगर आपने रीड नहीं किया। क्योंकि देखें ये तो मैंने समरी बना के दी है आपको, पर वंस यू विल रीड इट आपकी एक हैबिट बनेगी। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो आपको चाहिए होगा ना, पार्टनर बोलेगा भाई ये कहाँ लिखा हुआ, तो तुम बोलोगे बस ऐसे ही स्लाइड में देखा था। तो क्या तब स्लाइड जाके दिखाओगे उसको? नहीं नहीं सर, हम सेक्शन दिखाएंगे, सेक्शन का रेफरेंस देंगे और प्रॉपर वे में देंगे ताकि हमें भी समझ आए। चलिए जी सर, तीसरा केस। तीसरे केस में सर हम फर्म है, सेलर और बायर है। अच्छा जी भाई, सेलर मुझे कह रहा है मेरे शेयर्स बिकवा के, तो बायर मुझे कह रहा है कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स चाहिए। तो सर मुझे एक बात बताएं कि मैं सेम ट्रांजैक्शन में दोनों को अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ तो क्या इसमें मेरा मफाद नहीं है? फॉर एग्जांपल अगर बायर मुझे ज़्यादा कमीशन देगा, सही है, तो मैं सेलर को बोलूँगा यार इतने में खरीदने के, इतने में बेच देते हैं। अच्छा सेलर मुझे ज़्यादा कमीशन देगा तो मैं बायर को नुकसान दे दूंगा। तो क्या ये मेरा पर्सनल मफाद आ गया? क्या ये मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया? यस सर। तो इस केस में भी हम ये कहेंगे कि सर ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी है, ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। और आपके पास सेफ गार्ड क्या है सर? क्रिएटर चाइना वाला। आप बोलेंगे भाई सेलर को मैं सर्विस देता हूँ, बायर को कोई और दे, मिल गया मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। सही है जी। आगे केस 4, हम फर्म है, दो क्लाइंट्स है, दोनों क्लाइंट्स मेरे एडवर्सीरियल पोजीशन में। एडवर्सीरियल पोजीशन मतलब ओपोनेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। अच्छा जी, ये मांग रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ एसेट, और उस एसेट की वैल्यूएशन में ये है कि यानी ये क्लाइंट बी भी उस एसेट को खरीदना चाहता है, क्लाइंट ए भी उस एसेट को खरीदना चाहता है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल एक बंदे को मैं ज़्यादा महंगा बता दूं उसको फेवर करने के लिए, या उसको सस्ता बता दूं उसको फेवर करने के लिए, तो मुझे एक बात बताएं
क्या इसमें मेरा पर्सनल मफाद आ गया? यस सर, पर्सनल मफाद आ गया। तो इसके लिए आपके पास सेट है ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी का, ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का। आप बायस हैं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसके बाद सर इसके लिए सेफगार्ड ये है कि आप चाइना वॉल क्रिएट करते हैं सर, डिस्क्लोजर क्यों नहीं दे सकते? ये बात आप जब रीड करेंगे ना, आपके दिमाग की चटनी बन जाएगी। मैं आपको समरी बता रहा हूँ। आप इसमें डिस्क्लोज इसलिए नहीं करते क्योंकि आपने क्लाइंट ए को अगर बता दिया ना वो एक्वायर करना चाह रहा है, तो ये भी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है कि आपने उसको क्यों बताया। तो बी को बताएंगे तो सर उसकी ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसलिए आपने कुछ बोलना नहीं है, आपने सिर्फ मत बोल देना कि भाई ये किसी और से सर्विस करा लो, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। वो पूछे भाई क्यों, तो बोलना भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं करना चाहता ये काम। क्लियर है जी? ओके, आगे। केस नंबर 5। फर्म है, दो क्लाइंट्स हैं, दोनों ने एक दूसरे पे केस करना है। अच्छा, ये दोनों मेरे पास आया, बोलना भाई इसके अगेंस्ट में मैं केस कर रहा हूँ, उसके अगेंस्ट में मैं केस कर रहा हूँ, मुझे बताओ हाउ कैन आई बी ऑब्जेक्टिव यार? मतलब एक ही केस मैं हैंडल कर रहा हूँ, सही है, जिसने केस फाइल किया उसके लिए भी और जिस पे किया उसके लिए भी। तो भाई क्या मैं उसकी तरफ ज़्यादा मेरा पल्ला भारी हो जाएगा जो मुझे पैसे ज़्यादा देगा? सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि मैं इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहूँगा, मेरी इंटेग्रिटी साइड में लग जाएगी, क्योंकि आपके एथिकल प्रिंसिपल्स का ब्रीच हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सर इसमें थ्रेड है ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी का, ब्रीच ऑफ ऑब्जेक्टिविटी का। इसमें सेफगार्ड क्या है सर? प्रोवाइडिंग अ डिस्क्लोजर। हाँ, आप सर ये बताएं इसमें डिस्क्लोजर कैसे दे सकते हैं? इसमें डिस्क्लोजर इसलिए दे सकते हैं क्योंकि मुझे पता है दोनों एक दूसरे पे केस कर रहे हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियल क्या है, दोनों का केस चल रहा है ना भाई, मैं आके उसको हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई मैं उसका केस ले रहा हूँ, टेक्निकली आपको एक बंदा खुद ही मना कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही चीज के लिए दोनों अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। अच्छा जी, आगे। फिर बोलते हैं क्रिएट चाइना वॉल। या तो आप बोलो भाई यही केस किसी और पार्टनर से रेफर करवा दो, मैं इसका केस लड़ूंगा, वो उसका केस लेगा। दैट मीन्स कि आप फिर आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन के तौर पे देख रहे हैं, पर हाँ अब टेक्निकली आपकी जंग अपने ही फर्म के किसी पार्टनर से होगी या व्हाट्सएवर किसी बंदे से। आगे। अच्छा जी। अच्छा, पिछले पिछले केस में मैं आपको बताता चलूं कि अगर ये चीज़ कॉन्फिडेंशियल है तब भी आप डिस्क्लोजर नहीं देंगे, ये बात याद रखिएगा। फिर उस केस में भी वो डिस्क्लोजर वाली कॉन्फिडेंशियलिटी वाली बात आ जाती है। अच्छा जी, एक लाइसेंसर है, उसने लाइसेंसी को लाइसेंस दिया हुआ है एक काम करने का, सही है जी। अब लाइसेंसर ने फर्म को अपॉइंट किया, मुझे बताओ भाई मुझे रॉयल्टीज कितनी रिसीव करनी है, सही है जी। और फर्म लाइसेंसी ने भी अपॉइंट किया भाई कि मुझे बताओ कितनी पे करनी है। अब मुझे खुद एक बात बताएं, एक ही सर्विस दे रहा हूँ दोनों को, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मुझे ज़्यादा फीस देगा, हो सकता है, क्योंकि देखें ये रिस्क है ना सारे, हो सकता है कि मेरा जो पल रहा है उसकी तरफ भारी और मैं मिस कम्युनिकेट कर जाऊँ ड्यू टू माई पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट। तो इस केस में मैं करूंगा ये कि थ्रेड्स ये हैं कि भाई मेरी इंटेग्रिटी का मसला है, ऑब्जेक्टिविटी का मसला है। सेफगार्ड में ये होगा डिस्क्लोजर, मैं लाइसेंसर को बोल दूंगा कि मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ, या लाइसेंसी को बोल दूंगा मैं उसके लिए भी काम कर रहा हूँ, इजाजत दे, बिस्मिल्लाह आप करें काम। और सर देर माइट ऑल्सो भी अ पॉसिबिलिटी, चाइना वॉल क्रिएट करें, लाइसेंसर को बोलें कि भाई मेरी फर्म में कोई दूसरा पार्टनर है उससे करवा लें, और लाइसेंसी को बोलें मेरी फर्म में कोई दूसरा पार्टनर है उससे करवा लें, किसी एक का काम आप कर लें। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद अगर मैं सातवें केस की बात करूं, सर सातवें केस में फर्म एक क्लाइंट को एडवाइस कर रहा है टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, और उस बिजनेस में हमारी बेगम डायरेक्टर हैं। तो सर फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसकी कीमत कम बता दूं? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि घर तो घर है, जाना तो है। तो सर इसलिए हम कहते हैं कि ये तो आपका मेरे ख्याल से ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस भी आ गया, सही है, आपकी इंटेग्रिटी की भी ऐसी की तैसी हो गई, सब गया क्योंकि मामलात ऐसे हैं। अच्छा जी, तो सर इस केस में हम क्या कहेंगे सर? हमारे पास थ्रेट है कॉन्फिडेंशियलिटी का, हमारे पास ब्रीच ऑफ इंटेग्रिटी का, सही है जी, आप ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहेंगे। और इसके बाद सर क्रिएट अ चाइना वॉल। और सर एक बात याद रखिएगा सर, चाइना वॉल का मकसद ये होता है कि आप टीम्स को सेपरेट कर दें ताकि काम अलग अलग हो पाए, ऐसा ही है जी। और सर डिस्क्लोजर, अच्छा डिस्क्लोजर में क्लाइंट को ये बता दूंगा कि भाई तुम मुझसे वैल्यूएशन करवा रहे हो, सही है जी, पर उस बिजनेस के अंदर मेरी जो वाइफ है वो डायरेक्टर है, तो आप देख लें आपको अलाउड। अगर वो कहता है बिस्मिल्लाह तो हम बोलेंगे बिस्मिल्लाह, आज वो कर लेते हैं भाई, क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया, सही जी। काम खत्म होने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपको एक राइड मिली है कि ऐसी की तैसी कर दो बंदे की, नहीं। तब भी आपने प्रिंसिपल्स इंटेग्रिटी के, ऑब्जेक्टिविटी के फिर भी फॉलो करने हैं, ये वन ऑफ द सेफ गार्ड है। आगे केस 8, दो कंपनीज हैं, दोनों आपस में कॉम्पिटिटर हैं, सही है जी। और मेरा एक कंपनी के कॉम्पिटिटर से जॉइंट वेंचर है, यानी मेरी समझो उससे पार्टनरशिप है। अच्छा जी, ये मुझसे कंपनी ए एडवाइस मांग रही है कि मुझे बताओ मेरी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या है, यानी स्वॉट एनालिसिस करके, तो मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट।
और अच्छा किसके अगेंस्ट में मांग रहा है, कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट में कि उसके अगेंस्ट में, बताओ मैं कैसा हूँ, मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो हम तो टेक्निकली उसको मतलब बेवकूफ़ी बनाएंगे ना, क्योंकि हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं बोलूँगा हाँ तू तो वीआईपी बेहतरीन है, उसको गलत गलत एडवाइस देंगे ताकि वो किसी और डायरेक्शन में निकल जाए, क्योंकि हमने उसने हमसे हमारी एक्सपर्टीज़ के लिए पैसे दे रहा है ना हमें वो। तो मुझे बताओ क्या मैं उसको ऑब्जेक्टिवली बता पाऊंगा? हाँ, क्या मैं उसको एक प्रोफेशनल एडवाइस दूंगा? क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर में आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा, क्योंकि थ्रेट है आपके एथिकल प्रिंसिपल्स पे। तो सर इस केस में आपकी इंटेग्रिटी ब्रीच होगी, आपकी ऑब्जेक्टिविटी ब्रीच होगी ड्यू टू योर पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसा ही है। तो सर इस केस में सेफ गार्ड क्या होगा? सर आप चाइना वॉल लगा दें और सर डिस्क्लोजर दे दें। सर डिस्क्लोजर कैसे दूं? मैं इसको कहूंगा कि बाबू तुम अगर मुझसे ये एडवाइस चाह रहे हो तो फिर एक और चीज़ अपने दिमाग में रखना, मेरा उससे ज्वाइंट वेंचर भी फिर भी चाह रहे हो, वो बोलेगा बिस्मिल्लाह। तो फिर इस बिस्मिल्लाह के बाद ऐसे ही नहीं कि बस ले गए उसको आगे तक, आपने फिर भी इंटेग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी का, प्रोफेशनल बिहेवियर का ख्याल रखना है। ये वन ऑफ द सेफ गार्ड है। चलिए जी। अच्छा जी, केस नंबर 9 है हमारे पास। केस नंबर 9 में सही है जी, क्लाइंट हमें कह रहा है कि भाई मुझे बताओ, मेरे को एक बिजनेस एक्वायर करना है जिसको मैं खुद एक्वायर करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, जब मैं किसी बिजनेस को खुद एक्वायर करना चाह रहा हूँ और मुझसे बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे इसको एक्वायर करना, ज़रा एडवाइस दे, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई मैं शोरूम पे गया, मुझे गाड़ी पसंद आ रही है, मेरा दोस्त भी उसको लेने के चक्कर में, तो उसको बोलूँगा नहीं कर यार, बेकार गाड़ी है, क्या करेगा तू, तेरा कैलिबर क्या है? तो इस केस में मुझे बताओ क्या मैं ऑब्जेक्टिव एडवाइस दे रहा हूँ? सर मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट सेट है। तो इस केस में हम ये कहते हैं कि यू आर नॉट एन ऑब्जेक्टिव पर्सन, और आपको इंडिपेंडेंट रहना है, आपको ऑब्जेक्टिवली काम करना है। तो इसके लिए सर एक थ्रेट आता है आपके ऊपर, थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी एंड थ्रेट टू योर इंटेग्रिटी। सर यहाँ पे एक कॉन्फिडेंशियलिटी लिखा हुआ है जो कि गलत है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्टिविटी का थ्रेट है। और सर आपके लिए इसमें सेफगार्ड क्या होगा? सर आप चाइना वॉल लगा दें, यानी स्टीम टू सेपरेट कर दें सारी चीज़ें, और सर आप डिस्क्लोज कर दें क्लाइंट को कि भाई जिस बिजनेस को तुम एक्वायर करना चाह रहे हो उसमें मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है। अगर तुम फिर भी कहते हो तो ओके, मैं तुम्हें एडवाइस दे देता हूँ, पर इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम बाकी प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर जाओगे। अच्छा जी, केस नंबर 10। एक सेलर है जिससे मेरा रॉयल्टी एग्रीमेंट है, यानी वो बोलता है कमीशन दूंगा जितने तुम बायर लेके आओगे। क्लाइंट आ गया, मुझे बोल रहा है कि भाई मुझे एसी खरीदने हैं, मुझे बताओ कि यार आपने मुझे ऑफिस में पूरे एसी लगवाना है। तो ये तो वही बात हो गई, हम छुरी तैयार करके बैठे हैं, खाली बकाया और ज़िबा कर दें, फेर दें उस पर। तो सर ये जो सेलर है ये बेचता ही एसी है, तो हम उसको बोलेंगे भाई पाकिस्तान में ऐसी ठंडक कहीं नहीं मिलती है जो सेलर के पास मिलती है, हम सारे के सारे कस्टमर यहाँ भेज देंगे। तो सर क्या मुझसे जो एडवाइस मांगी जा रही है क्या वो ऑब्जेक्टिव एडवाइस है? सर वो ऑब्जेक्टिव एडवाइस नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है उसके अंदर। तो सर इस केस में भी मेरे थ्रेट्स होंगे ऑब्जेक्टिविटी पे और दूसरा सर इंटेग्रिटी पे। ये कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने यहाँ भी सही करना है, जब मैं स्लाइड दूंगा आपको तो ये सही करके दूंगा। इसके बाद सर हम सेफ गार्ड में क्या करें? सर सेफ गार्ड में हम चाइना वॉल लगा देंगे या डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई कि अगर मैं तुम्हें एडवाइस दे भी रहा हूँ तो उससे मेरा अपना कमीशन का एग्रीमेंट है। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर इसके बाद आपके सामने देखें सेक्शन 310 आ रहा है, और आपने ये पूरा रीड करके आना है। आई थिंक ये कोई 6 से 7 पेजेस का है। वैसे रीड करते हैं आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको नींद आती, पर हाँ अब एक बार आप प्लीज़ मतलब गिव इट अ रीड, आप इसको रीड करके आए, फिर हम एक एक डिस्कस करेंगे और फिर इसके ऊपर सवाल करेंगे। मिलते हैं जी अगली क्लास में। जज़ाकल्लाह।